Good morning, all students. आज हम 8th क्लास में सोशल साइंस का इतिहास में चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इसमें इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं जो होती हैं जो समय निकलने पर भी वो हमेशा याद रखी जाती हैं। उस समय के शासक के द्वारा, उस समय की व्यवस्था के द्वारा, सामाजिक व्यवस्था के द्वारा, संस्कृति के माध्यम से, यानी उस समय का पूरा यानी जो लेखा जोखा है वो उस तिथि के आधार पर याद रखा जाता है, उन परिस्थितियों के आधार पर याद रखा जाता है। जैसे इतिहास की बात करें, बीता हुआ समय यानी एक अतीत, उसे इतिहास कहते हैं। इन घटनाक्रमों में उन तिथियों के माध्यम से सही गलत सभी बातों को ध्यान में रखते हुए याद करते हैं अपन। इसी चैप्टर में कैसे, कब और कहाँ इतिहास की चर्चा अपन करेंगे। हमेशा इस चीज को अपन को ध्यान में रखना पड़ता है कि उस समय जब कोई भी राजा था प्राचीन काल में, तो उसके शासन काल में कौन सी घटना हुई, उसका राज सिंहासन कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, उस समय के लोग यानी अपना कैसे जीवन यापन करते थे, क्या उनका रोजगार था। ये सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है इतिहास में, और किताबों में भी उनका इसी प्रकार से चित्रण किया जाता है। जैसे जैसे अपन कभी कभार अनायास ही कोई चीज अपने दिमाग में आ जाती है। जैसे अपन सुबह सुबह जब चाय पीते हैं तो इस चीज का ख्याल आता है कि ये चाय कैसे का पौधा कहां से आया, भारत में ये पहले से ही क्या पेय पदार्थ था। यानी एक तरह से चाय क्या है, पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, भारत का ये चाय का पौधा नहीं है, ये यूरोपीय देशों से आया है। ये उपज किसकी है, यूरोपीय देशों की है। तो उस घटना को अपन याद रखते हैं। जैसे ही कभी कभार बात करते हैं कि भारत की खोज किसके द्वारा हुई, 1498 में एक पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। यानी इस पुर्तगाली के द्वारा भारत की खोज की गई। अब ऐसी जो घटनाएं होती हैं इनको इतिहास के रूप में अपन देखते हैं। ये अमिट होती हैं, कभी मिटती नहीं है, और उन्हीं में का अध्ययन अपन पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। वहीं अगर बात करें, भारत अपने आप में एक धनाढ्य देश था, सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी आए, उनके द्वारा किन किन क्षेत्रों में यानी लूटमार की गई। तो इन घटनाओं का चित्रण अपन इतिहास के माध्यम से करते हैं, उन तिथियों को ध्यान में रखकर करते हैं। जैसे ब्रिटेन के द्वारा भारत को औपनिवेशिक देश बनाया गया। यानी ये कब आए, 16वीं शताब्दी में ये आ गए थे भारत में, और धीरे धीरे इन्होंने पूरी भारत में पैर पसार दिए थे अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। वहां से व्यापारिक कंपनी थी एक, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की एक कंपनी थी, व्यापार की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था, ईस्ट इंडिया
कंपनी जो वहाँ के रानी से यह अनुमति लेते हैं कि हमको व्यापार करने के लिए एशिया का जो देश है भारत, वहाँ जाना है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था भारत एक धनाढ़ देश है, इसलिए ये आते हैं। अब इस घटनाओं की बात करें तो घटनाओं में इनको भी महत्वपूर्ण बात की जाती है कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, यहाँ पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित कर लिया। पहले तो आए तो व्यापार के उद्देश्य से थे, लेकिन राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भी, यानी एक तरह से ये इसमें राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से भारत में, यानी इनमें भी हस्तक्षेप करने लग गए। यानी भारत में राजनीतिक रूप से भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया और सामाजिक रूप से भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। यहाँ भारत की संस्कृति को बदलना चाहा इन्होंने, यहाँ की सभ्यता को बदलना चाहा। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन विचार करते हैं, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल, यानी जब भारत में आए, भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, क्या नाम था, भारत इतिहास में प्रथम जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम जनरल, क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग। इसके बाद में जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का अंग्रेज, लॉर्ड माउंटबेटन, क्या नाम था, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन इसका नाम था, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था जब भारत आजाद हुआ। तो इसके बीच में भी ऐसे वायसराय गवर्नर जनरल रहे जिनको उनकी तिथि के आधार पर याद किया जाता है, उनके शासनकाल में घटनाओं के आधार पर याद किया जाता है। जैसे वारेन हेस्टिंग, वेलेजली को ध्यान रहे सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। वेलेजली को सहायक संधि के रूप में जाना जाता है, यानी कि इनके शासनकाल में सहायक संधि सबसे ज्यादा हुई। ध्यान रहे इन घटनाओं को ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, क्योंकि ये तिथि आज भी अपन को याद है, स्मृति में है, किताबों में इनको दोहराया गया है, क्योंकि विशेष तिथियों में इनको अंकित किया गया है। वैसे ही विलियम बेटिंग्स, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, विलियम बेटिंग के शासनकाल में। एक तो था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसके शासनकाल में गोद निषेध नीति, यानी इनके शासनकाल में गोद निषेध नीति को अपनाया गया। यानी कोई भी जो राजा होता था जिसके पुत्र नहीं होते थे, वो किसी अन्य रिश्तेदारी में से, अपने परिवार में से किसी दूसरे को, यानी एक तरह से शासन पर नहीं बैठा सकता था, राजा नहीं बना सकता था, उसका स्वयं का पुत्र होना चाहिए था। तो गोद लेकर पुत्र को, यानी एक तरह से राजा शासक नहीं बना सकता था, राजा नहीं बना सकता था। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक क्रूर गवर्नर था ये, यानी भारत के राज्यों को हड़पने की नीति इसने शुरू की थी गोद निषेध द्वारा। वहीं वेलेजली सहायक संधियों के द्वारा हड़पता था।
वहीं लॉर्ड कैनिंग इसके शासनकाल में ध्यान रहे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। वहीं लिटिल लॉरेंस रिपन, जिसमें स्वशासन का स्थापना इनके द्वारा की गई थी मद्रास में, रिपन के द्वारा। वहीं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड इरविन, जो इरविन समझौता हुआ था 1928 में, के बारे में भी पढ़ते हैं। और इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय को कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहा, यानी ये चलते ही रहे। किसी भी एक का कार्यकाल पूरा होता दूसरा को भेज देते ब्रिटेन से। अगर किसी का शासन व्यवस्था कमजोर होती, वो ज़्यादातर अंग्रेजों के पक्ष में भारतीयों के प्रति सद्भावना रखते थे, उनको वापस बुला लेते थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों के द्वारा, उनकी गतिविधियों के द्वारा, नीतियों के द्वारा और उपलब्धियों के आधार पर तय होता है। जैसे बात करें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का निर्माण हुआ था 1853 में। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है, तिथि के रूप में जाना जा सकती है। यानी रेलवे की स्थापना हुई बॉम्बे से लेकर और ठाणे के बीच में, महाराष्ट्र में ही है दोनों। वहीं ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं? गवर्नर जनरल के इतिहास को चौकटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधि पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, यानी सामाजिक गतिविधियों को किस प्रकार से देख सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़े या अध्यायों में बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बांटने का कारण क्या रहता है? क्योंकि अपन को सहूलियत रहती है, समझने में दिक्कत नहीं आती है। और उन टुकड़ों को अगर कहानी के रूप में अगर पढ़ेंगे अपन थोड़े थोड़े टुकड़े, तो अपन को याद भी ही रहेगा। ऐसे ही हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी आपस में तालमेल बना रहे। और इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके, याद रखा जा सके इन घटनाओं, इन तिथियों को। वहीं इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं, उस कहानी को पेश करने में मदद होती है जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है। इसमें भारतीयों की गतिविधियों को कोई मायने नहीं रखती हैं, इसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती है। यार भारत में क्या गतिविधि थी इसके मायने नहीं रखती है। इनकी सबसे बड़ी इनकी कार्य प्रणाली को ज़्यादा ध्यान में दिया जाता है, गवर्नर और वायसराय के कार्य प्रणालियों को। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका यानी प्रारूप बनाना पड़ेगा। और इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वे महत्वपूर्ण तिथि नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आगे कल पढ़ाएंगे।